हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ रिचा शर्मा। टुडे वी विल डिस्कस स्कूल ऑर्गेनाइजेशन। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो ज़रूर कर लीजिए और मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। आज हम डिस्कस करेंगे स्कूल ऑर्गेनाइजेशन। इट इज़ अ टॉपिक ऑफ स्कूल मैनेजमेंट। मीनिंग ऑफ स्कूल ऑर्गेनाइजेशन। अब एक ऑर्गेनाइजेशन क्या होती है कि ह्यूमन एफर्ट्स को कंबाइन करके जो भी इक्विपमेंट्स उनके पास अवेलेबल हैं उनको एक सिस्टमेटिकली तरीके से सिस्टमेटिकली अरेंज करके एक डिज़ायर्ड गोल को अचीव करना। So the school organization is about the actual organization of resources, events, personnel of a school. तो अब स्कूल ऑर्गेनाइजेशन क्या हुआ कि जो उनके पास अवेलेबल रिसोर्सेज हैं उनको और उनके जो पास जो स्टाफ है उनको एक अच्छे तरीके से ऑर्गेनाइज करके गोल को अचीव करना। स्कूल ऑर्गेनाइजेशन रेफर्स टू हाउ स्कूल्स अरेंज द रिसोर्सेज ऑफ टाइम, कि उनके पास जो टाइम है उस टाइम के इन बिटवीन कैसे गोल को अचीव करना है और उस अचीव को करने के लिए अब उनके पास जो पर्सोनल है, जो उनके पास स्टाफ है उसको और उनके पास जो अवेलेबल स्पेस है उसको किस तरह से यूटिलाइज करना है कि ज़्यादा से ज़्यादा लर्निंग की जा सके। इन अ स्कूल डिफरेंट पीपल आर असाइंड ड्यूटीज़। अब एक स्कूल में बहुत सारे पर्सनस होते हैं, जैसे कि कुछ स्कूल्स मैनेजमेंट के अंदर होते हैं या गवर्नमेंट बॉडीज़ के अंदर होते हैं। तो स्कूल में क्या होता है कि मैनेजमेंट होती है या फिर प्रिंसिपल्स होते हैं, वाइस प्रिंसिपल होते हैं, कोऑर्डिनेटर होते हैं, टीचर्स होते हैं। उन सबको ड्यूटीज़ दी जाती हैं और वो अपनी ड्यूटीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो ये सारे मिलकर क्या होता है, एक ऑर्गेनाइजेशन को चलाते हैं। अ स्कूल इज़ कॉल्ड एन ऑर्गेनाइजेशन। एक स्कूल को ऑर्गेनाइजेशन कहा जाता है। क्यों? अब पहले ज़माने में जो स्कूल होते थे उनको एक टेम्पल की तरह देखा जाता था या एक टाउन मीटिंग की तरह देखा जाता था। उनकी इमेज डिफरेंट होती थी। वहाँ पे गुरु शिष्य का एक जो रिलेशन होता था वो रिलेशन और आज के रिलेशन में कुछ चेंज है। इट डज़ नॉट इसमें कोई भी संदेह नहीं है। बट एक स्कूल को हम ऑर्गेनाइजेशन इसलिए कहते हैं कि ये टाइम के साथ चेंज होता जा रहा है और एक ऑर्गेनाइजेशन की तरह एक सोसाइटी के साथ किस तरह से रिलेशन अचीव करना है उन चीज़ों को ध्यान में रखकर और स्टूडेंट्स की सोसाइटी की और नेशन की नीड्स को ध्यान रख के काम करता है। तो एक ये गोल ओरिएंटेड बनकर स्टूडेंट्स को नॉलेज प्रोवाइड करता है। तो इस तरह से एक स्कूल ऑर्गेनाइजेशन की तरह काम किया करता है और इसलिए इसको स्कूल ऑर्गेनाइजेशन कहा जाता है। हाउ इज स्कूल एंड ऑर्गेनाइजेशन। अब वो कैसे काम करता है। एज एन एजुकेशन ऑर्गेनाइजेशन स्कूल प्रोवाइड्स द स्टूडेंट्स टू गेन नॉलेज, एबिलिटी एंड एटीट्यूड। कि स्कूल जो होता है इस तरह की फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करता है कि स्टूडेंट्स को ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज प्रोवाइड करवाई जा सके या उनको इस एबल बनाया जा सके कि वो अपनी नॉलेज को डिफरेंट तरह से यूज़ कर सके। तो इस तरह से वो क्या करते हैं, स्कूल क्या करता है कि एक अपनी सोसाइटी के साथ भी रिलेशन क्रिएट करता है और स्टूडेंट्स को नॉलेज भी प्रोवाइड करता है। इन अ स्कूल डिफरेंट पीपल आर असाइंड ड्यूटीज एंड मेड रिस्पॉन्सिबल फॉर द सेम। तो उनको जो ड्यूटीज़ दी जाती हैं वो उनके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं और उनको फ्रीडम भी दी जाती है कि अगर उनको कोई डिसीजन लेना है, अपने टीचिंग वेज चेंज करनी है, कुछ मेथड में चेंज करना है या किसी भी तरह की प्रॉब्लम आ रही है उसको सॉल्व करने के लिए अगर उनको कोई डिसीजन लेना पड़ रहा है देन दे आर फ्री, दे कैन टेक। तो जो कोऑर्डिनेशन बिटवीन डिफरेंट पर्सोनल के जो डिफरेंट स्टाफ्स मेंबर्स हैं उनके बीच में कोऑर्डिनेशन को करने के लिए भी इंश्योर करता है। डिफरेंट टाइप्स की एक्टिविटीज़ को ऑर्गेनाइज करता है। डिफरेंट मटेरियल रिसोर्सेज जो हैं उनको किस तरह से ऑर्गेनाइज करना है या कैसे यूटिलाइज करना है ये चीज़ ध्यान में रखता है। Organization of ideas and principles into school system which includes building relationships, क्रिएटिंग कंड्यूसिव क्लाइमेट फॉर वर्क एट द स्कूल। कि इस तरह का एक इन्वायरमेंट क्रिएट करता है जहाँ पे लर्निंग ज़्यादा से ज़्यादा हो, जो टीचर्स हैं वो अच्छे तरीके से या अपने फ्रीडम के अकॉर्डिंगली पढ़ा सकें। एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ स्कूल ऑर्गेनाइजेशन। अब स्कूल ऑर्गेनाइजेशन के एम्स और ऑब्जेक्टिव्स क्या होंगे। सबसे पहला जो बेसिक एम होता है वो क्या है, सोसाइटी के बेटरमेंट के लिए काम करना। अब सोसाइटी में स्टूडेंट्स भी आते हैं, चिल्ड्रन आते हैं और पेरेंट्स आते हैं। अब स्टूडेंट्स को इस तरह से फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करवाना कि पेरेंट्स सेटिस्फाई हों। अगर पेरेंट्स सेटिस्फाई होंगे तो वो स्टूडेंट्स अपने बच्चों को वो स्कूल में भेजेंगे। तो मेन ऑब्जेक्टिव क्या है कि स्टूडेंट्स को उनके बेटर फ्यूचर के लिए रेडी करना, तैयार करना।
टू ब्रिंग स्कूल एंड कम्युनिटी क्लोज टू ईच अदर। इससे क्या होगा कि कम्युनिटी और स्कूल एक दूसरे के क्लोज आएंगे। टू प्रिपेयर द स्टूडेंट्स अकॉर्डिंग टू द इंटरेस्ट एंड एबिलिटी ऑफ द स्टूडेंट्स, एज आई टोल्ड यू कि स्टूडेंट्स की नीड्स को देखकर, सोसाइटी की नीड्स और नेशन की नीड्स को देखकर ही स्कूल अपना क्यूरिकुलम प्रिपेयर करता है, जिससे कि स्कूल सोसाइटी के लिए, एक सोसाइटी की बेटरमेंट के लिए वर्क कर सके। टू हेल्प द स्टूडेंट्स टू अनफोल्ड देयर पर्सनैलिटी इन अ पार्ट। व्हाट डज इट मीन्स कि उन स्टूडेंट्स को एक्टिविटीज़ दी जाती हैं या कोई प्रोजेक्ट दिया जाता है जिसको कि वो अपनी नॉलेज के बिहाफ पे एक्सप्लोर करके देखते हैं। तो इस तरह से वो अपनी एक्टिविटीज़, अपने दिमाग को और भी ज़्यादा चारों तरफा करके सोचते हैं कि किस तरह से वो एक्टिविटीज़ को कर सकते हैं। टू एनेबल द स्टूडेंट्स टू हैव द राइट टाइप ऑफ साइकोलॉजी ऑफ लाइफ, वो लाइफ की साइकोलॉजी को समझते हैं। टू कंजर्व ऑल द ग्रुप प्रैक्टिकल वैल्यूज, हेरिडिटी एंड कल्चर ऑफ द सोसाइटी, कि वो सोसाइटी के नॉर्म्स को समझते हैं कि एक्टिविटीज़ के थ्रू स्टूडेंट्स को कैसे रियल लाइफ प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना है, उस चीज़ के लिए तैयार करते हैं। नेक्स्ट इज नीड फॉर स्कूल ऑर्गेनाइजेशन। अब स्कूल ऑर्गेनाइजेशन की ज़रूरत क्यों होती है? प्रोसेस ऑफ चेंज। अब नेचर बदलना नेचर का स्वभाव है। अब सोसाइटी में भी चेंजेस आते हैं, तो जो चेंजेस आ रहे हैं उसके अकॉर्डिंगली अपने क्यूरिकुलम में चेंज करके स्टूडेंट्स को प्रिपेयर करना। गोल डेवलपमेंट मीन्स कि एक स्कूल ऑर्गेनाइजेशन का गोल होता है, मेन गोल होता है सोसाइटी के बेटरमेंट के लिए काम करना। सेकंड होता है बच्चों को रियल लाइफ प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए प्रिपेयर करना तो इन सब गोल्स को प्रॉपरली अचीव करने के लिए स्कूल ऑर्गेनाइजेशन की ज़रूरत पड़ती है। टू इंश्योर स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ ए स्कूल के फंक्शनिंग के लिए काम करना। टू अवॉइड अंडर एंड ओवर यूटिलाइजेशन ऑफ द रिसोर्सेज ऑफ अ स्कूल देयर बाय इंश्योरिंग ऑप्टिमम एंड जुडिशियस यूज ऑफ द रिसोर्सेज। व्हाट डज इट मीन्स कि जो भी स्कूल में रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, हम उनका एक रिकॉर्ड रखा जाता है, रजिस्टर्स मेंटेन किए जाते हैं। जब ज़रूरत पड़ती है तो पहले रजिस्टर्स में देखा, रिकॉर्ड को चेक किया जाता है कि कितने रिसोर्सेज हमारे पास अवेलेबल हैं, कितने की हमें रिक्वायरमेंट है, क्या उनको जो अवेलेबल रिसोर्सेज हैं उससे वो डिमांड फुलफिल हो जाएगी, नहीं होगी तो कितने की ज़रूरत है। मतलब अंडर एंड ओवर यूटिलाइजेशन को अवॉइड किया जाता है। टू सेव टाइम, इंक्रीज क्लैरिटी एंड एफिशिएंसी ऑफ वर्क एज देयर इज क्लैरिटी ऑफ ड्यूटीज टू बी परफॉर्म्ड एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज टू बी हैड ऑन द पार्ट ऑफ द स्कूल पर्सोनल। अब सब स्टाफ मेंबर्स को उनकी ड्यूटीज असाइन होती हैं कि किसको क्या काम करना है। जैसे हम एग्जांपल लेते हैं तो पीटी टीचर्स को पता होता है कि उन्होंने स्टूडेंट्स के जैसे उन्होंने क्लास से बाहर जाना है या स्कूल छुट्टी के टाइम पे या मॉर्निंग असेंबली के टाइम पे कैसे बच्चों ने क्लास से जाना, आना जाना करना है, तो उस चीज़ के लिए ड्यूटीज़ उनकी फिक्स होती हैं, तो उनको बार बार से बताना नहीं पड़ता। इस तरह से हर टीचर को कोई ना कोई ड्यूटी असाइन होती है और वो अपनी ड्यूटीज़ के लिए खुद रिस्पॉन्सिबल होते हैं, एज दे आर फ्री ऑल्सो फॉर टेकिंग द डिसीजंस व्हेनेवर देयर इज एनी प्रॉब्लम coming within the duty. To make best use of capabilities of the school personnel, because if they are allotted the work depending upon their area of expertise, interest, experience, they are likely to deliver work at the best of their abilities. अब हर टीचर के एक सब्जेक्ट में एक्सपर्ट होता है, तो अब उनको जो वर्क दिया जाता है वो उनके एक्सपर्टाइज, उनके इंटरेस्ट के अकॉर्डिंगली ही दिया जाता है, जिससे कि वो अपना बेस्ट देते हैं। टू अचीव द एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ स्कूल स्मूथली, जो भी स्कूल का ऑब्जेक्टिव है उसको या एम्स है उनको अचीव करने के लिए स्कूल ऑर्गेनाइजेशन की ज़रूरत पड़ती है। नेक्स्ट इज प्रिंसिपल ऑफ स्कूल ऑर्गेनाइजेशन। अब स्कूल ऑर्गेनाइजेशन के सिद्धांत क्या होंगे, किन सिद्धांतों पे स्कूल ऑर्गेनाइजेशन काम करता है। फर्स्टली डेमोक्रेटिक फिलोसॉफी, कि सबके लिए एक ही तरह से देखता है। ऑल द डिसीजंस हैव टू बी टेकन एंड इम्प्लीमेंटेड इन अ डेमोक्रेटिक मैनर, किसी भी तरह का भेदभाव नहीं किया जा सकता। अगर कोई भी प्रिंसिपल है या हेडमास्टर है वो अपने कलीग्स के साथ भेदभाव करेगा तो वो कभी भी सक्सेसफुल नहीं होगा। प्रिंसिपल ऑफ शेयरिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी, हियर शेयरिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी डज नॉट मीन कि अपनी पावर्स उसको देना, इट मीन्स कि अपनी प्रॉब्लम्स को अपने कलीग्स के साथ शेयर करना। अब जैसे एक प्रोजेक्ट होता है, एक पर्सन को दे दिया, सेम प्रोजेक्ट दूसरे पर्सन को दे दिया, दोनों सेपरेटली उस पर काम कर रहे हैं। या अदर सोल्यूशन क्या होगा कि एक प्रोजेक्ट में एक टीम लीडर बना दिया और 4 मेंबर्स को उसके अंदर टीम में मेंबर्स बना दिए, तो इसमें क्या हुआ कि एक प्रोजेक्ट के ऊपर 5 ब्रेन्स काम कर रहे हैं, तो वो काम ज़्यादा अच्छे से, ज़्यादा इफेक्टिवली और जल्दी होगा। सो प्रिंसिपल ऑफ शेयरिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी मीन्स कि स्कूल ऑर्गेनाइजेशन में रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को आपस में शेयर किया जाता है। नेक्स्ट इज प्रिंसिपल ऑफ जस्टिस, कि चाहे तो जो प्रिंसिपल है या एडमिनिस्ट्रेटर है वो हर किसी के लिए जस्टिस करते हैं। अब उनको इससे बात से मतलब नहीं है कि कोई टीचर अगर 6 साल पुराना है या 10 साल पुराना है तो उसकी हर बात को मानी जाएगी। दे गिव इम्पॉर्टेंस टू ऑल टीचर्स, दे डज अ जस्टिस विद ऑल द टीचर्स, they all teachers be fairly want to be fairly treated।
नेक्स्ट इज प्रिंसिपल ऑफ एफिशिएंसी। द स्कूल organization must consider interest, abilities and aptitudes of the members of the staff while disturbing the work among them। कि जब वो डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तो टीचर की एफिशिएंसी के अकॉर्डिंग ही देते हैं, ताकि उनको हेल्प, इससे उनको हेल्प मिलती है कि राइट पर्सन को राइट रिस्पॉन्सिबिलिटी राइट टाइम पे राइट प्लेस पे दी जा सके। नेक्स्ट इज प्रिंसिपल ऑफ इक्वालिटी, कि उसके जितने भी एसोसिएट्स हैं, को वर्कर्स हैं, टीचर्स हैं, वो सबको इक्वल मानता है, उनको इक्वल रिस्पॉन्सिबिलिटीज देता है, या फिर उनको रिस्पॉन्सिबल उनको ये फील करवाता है कि वो अपनी ड्यूटीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल है एंड दे डिजर्व इट। नेक्स्ट इज प्रिंसिपल ऑफ रिकॉग्निशन ऑफ इंडिविजुअल वर्थ, कि वो जैसे अब हर टीचर एक सब्जेक्ट में एक्सपर्ट होता है, बट फिर भी उनमें कुछ गॉड गिफ्टेड चीज़ें होती हैं, उनको एनालाइज करना कि इंडिविजुअल में क्या डिफरेंट है, उनको रिकॉग्नाइज करके उनको वो ड्यूटीज़ असाइन करवाना। प्रिंसिपल ऑफ लीडरशिप में क्या होता है कि एक प्रिंसिपल जो होता है वो एक लीडर की तरह काम करता है बाकी टीचर्स के लिए, और उसका ये काम है कि वो दूसरे टीचर्स में भी लीडरशिप की भावना को डाले, उनमें वो रिस्पॉन्सिबिलिटी को क्रिएट करे। नेक्स्ट इज प्रिंसिपल ऑफ कोऑर्डिनेशन, कि जो डिफरेंट टीचर्स काम कर रहे हैं उनके बीच में कोऑर्डिनेशन करना। प्रिंसिपल ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी, कि अगर कहीं पर भी कोई चेंज करना पड़ता है तो उस एक चेंज से पूरा का पूरा सिस्टम ना खराब हो, एक चेंज का प्रभाव दूसरे रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ पे या दूसरे काम पर ना पड़े। प्रिंसिपल ऑफ प्रोफेशनल ग्रोथ ऑफ द स्टाफ, जो स्टाफ उनके पास है उनको प्रोफेशनली ग्रोथ होने का मौका मिले, अगर उनको आगे जाने का मौका दिया जाएगा तो वो और भी ज़्यादा एक्टिव होकर काम करेंगे, और भी ज़्यादा फ्रीडम से और इंटरेस्ट से काम करेंगे। प्रिंसिपल ऑफ फ्रीडम, कि उनको फ्रीडम दी जाए कि वो अपने अकॉर्डिंगली टीचिंग मेथड में अगर चेंज करना है या करिकुलम में कहीं पे चेंज की रिक्वायरमेंट है तो वो फ्रीली आकर बोल सके। प्रिंसिपल ऑफ कोऑपरेशन, कि वो एक दूसरे के साथ कोऑपरेट करें, कि अगर कोई टीचर बीमार हो जाता है या फिर उसको किसी हेल्प की ज़रूरत है, कोई फाइनेंशियली या इकोनॉमिकली, तो वो एक दूसरे के साथ कोऑपरेट कर सकें। तो ये था हमारा टॉपिक स्कूल ऑर्गेनाइजेशन। अगर आपको मेरा चैनल पसंद आया हो तो आप प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर कीजिए। अब हम स्कूल मैनेजमेंट का नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे, डिसिप्लिन, वो नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स।